किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जब पूरी दुनिया कहे कि हार मान लो और दिल कहे कि नहीं बस एक बार और मैं कर सकता हूँ। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टाइम स्फीयर कोचिंग क्लासेस के आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। और पिछली जो क्लास थी उस क्लास के अंदर हमने एसिड जो थे वो हमारे कंप्लीट कर लिए थे जितने भी थे। आज का जो हमारा कंटेंट रहेगा, क्योंकि हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था एसिड बेस एंड साल्ट, तो एसिड जितने भी थे वो हमने लगभग सारे के सारे पढ़ लिए थे, सारे के सारे हमने कंप्लीट कर लिए। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी दृष्टिकोण से कितने एसिड जो है वो इम्पोर्टेंट थे वो सारे के सारे विद फार्मूलाज मैंने आपको लिखवाए हैं, मैंने आपको बताए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। आइए इसी टॉपिक को आज आगे बढ़ाते हैं और इसी का दूसरा जो पार्ट हमारा रहेगा वो रहेगा बेस यानी कि क्षार का। देखिए, एसिड और बेस के बारे में जो डिफरेंस हमने क्रिएट किया था स्टार्टिंग में जब हमने इस टॉपिक को शुरू किया था, तो उसी समय मैंने आपको ये बता दिया था कि एसिड और बेस के अंदर क्या फ़र्क होता है। एसिड वो चीज़ें थी सर जिनको पानी के अंदर जब हम डिज़ोल्व करते हैं, पानी के अंदर जब हम घोलेंगे तो हमें H पॉजिटिव या H3O पॉजिटिव आयन मिलेगा। बेस के बारे में हमने ये पढ़ा था कि सर OH नेगेटिव आयन जहाँ से मिले वो बेस होगा। दूसरा एक बहुत मोटा सा डिफरेंस ये पढ़ा था कि ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनकी पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगी वो एसिड होंगे और जिनकी पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 होगी वो बेस होंगे। 7 पीएच वैल्यू वाले सारे के सारे जो केमिकल होते हैं या जितनी भी इस प्रकृति के अंदर चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी की सारी न्यूट्रल होती हैं। तो आइए आज का हमारा जो कंटेंट है वो बेस के ऊपर रहेगा। आज हम बेस के बारे में पढ़ेंगे और कुछ बेसों के बारे में मैं आपको बताऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आप साथ साथ इसके नोट्स वगैरह भी बनाते चलेंगे ताकि आगामी भविष्य के अंदर आपको कोई परेशानी इस प्रकार की ना आए। तो सबसे पहला जो बेस है उस बेस का नाम है MgOH होल ट्वाइस। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं प्यारे दोस्तों। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। इनके साथ साथ आपको फॉर्मूले भी ज़रूर ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि कई बार एग्जाम के अंदर आपसे सीधा पूछ लेगा कि मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसका रासायनिक फॉर्मूला क्या है। तो आपको ये तो पता होगा कि वो एक बेस है, लेकिन आप ये नहीं बता पाएंगे कि उसका फॉर्मूला क्या है। तो ये चीज़ें आपको साथ साथ ध्यान रखनी पड़ेंगी। इसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। MgOH होल ट्वाइस जो है वो इसका केमिकल फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका यूज कहाँ करते हैं। सर इसका सबसे पहला यूज़ है एंटासिड बनाने में। एंटासिड को हिंदी में लिखेंगे प्रति अम्ल, और प्रति अम्ल एंटासिड। एक इंग्लिश के अंदर आपने वर्ड सुना होगा एंटी। एंटी का मतलब होता है विरोधी यानी कि दुश्मन। ये ऐसा बेस है सर जिस बेस का यूज़ हम एंटासिड बनाने में करते हैं, मतलब अम्लों के प्रतिरोधी बनाने में इनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि वो चीज़ें हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कैसे हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं सर, जैसे हम इनो लेते हैं। इनो, अगर हमारे पेट में एसिडिटी ज़्यादा हो गई, अगर आपने स्पाइसी ज़्यादा खाना खा लिया या आपने ऐसा खाना खा लिया जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी था, तो उससे आपके पेट के अंदर एसिडिटी हो जाती है, आपके पेट के अंदर जलन सी होने लगती है। क्यों? क्योंकि आपके पेट में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है वो ज़्यादा मात्रा में सिक्रीट होने लग जाता है। तो आप उसको डाइजेस्ट करने के लिए, उसको न्यूट्रल करने के लिए इनो पीते हैं। वो इनो जो है वो क्या है, वो एक एंटासिड है। और इनो को बनाने में कौन से बेस का इस्तेमाल किया गया, तो MgOH होल ट्वाइस का। अगर हमारे पेट में एसिड की मात्रा ज़्यादा होगी तो जाहिर सी बात है कि हमें उसको न्यूट्रल करने के लिए कोई ना कोई बेस लेना पड़ेगा। हम एसिड तो और नहीं खा सकते ना ऊपर से। अगर हमारे शरीर में एसिड ज़्यादा है, ऊपर से हम एसिड और खा लेंगे तो दिक्कत हो जाएगी, समझ गए। तो एसिड अगर ज़्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें बेस लेना पड़ेगा। हम इनो खाएंगे या फिर एक टैबलेट आती है, इसको कहते हैं डाइजीन। ये डाइजीन की टैबलेट होगी, ये इनो हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो बेस होती और इनको बनाने में हम यूज़ करते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का। कई बार पेपर में आपसे इनो की स्टैंडर्ड फॉर्म पूछ ली जाती है कि व्हाट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इनो। आपको ध्यान रखना है, इनो जो होता है, इनो की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड। 7 रुपये की पुड़ी आती है भाई एक, जिसको एसिडिटी ज़्यादा हो जाए उसमें पानी में आधे गिलास पानी के अंदर उसको डालेंगे, उसको थोड़ा सा घोलेंगे और पी जाएंगे। काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में। ये वही इनो है। तो एंटासिड जितने भी होते हैं उनको बनाने में हम यूज़ करते हैं किन चीज़ों का,
हम MgOH होल ट्वाइस का यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, और इसीलिए इसको कई बार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को ही कहते हैं सर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये भी एक बहुत मैग्नीशिया पेपर के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी कई बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा बेस है जिस बेस को आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जानते हैं। तो आपको आंसर देना है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है हम किसको कहते हैं, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं सर हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। चलिए ऐसे आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे की बात हम करेंगे। एक सेकंड में देख लेता हूँ जरा ये ठीक आ रहा है कि नहीं। चलिए बिल्कुल ठीक है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है ना वो MgOH होल ट्वाइस को कहा जाता है। दूसरी बात, इसका और हम यूज़ कहाँ कर सकते हैं सर? अच्छा, एक इसकी pH वैल्यू बहुत बार पूछी जाती है। मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है इसकी pH वैल्यू जो है वो लगभग 10 से लेकर के 10.5 के बीच होती है, क्योंकि 10 से लेकर के 10.5 के बीच होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 7 से लेकर के और 10 के बीच जितने बेस होते हैं वो सारे के सारे वीक बेस होते हैं, यानी कि दुर्बल क्षार होते हैं। और 10 से लेकर के 14 के बीच जितने भी बेस होंगे वो सारे के सारे स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, यानी कि प्रबल क्षार होंगे। तो ये जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसकी pH वैल्यू 10 है। तो 10 है तो हम इसको कह सकते हैं कि ये आता है स्ट्रॉन्ग बेस की श्रेणी में। इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस की श्रेणी के अंदर लेकर के चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये ध्यान रखना है कि सर इसका यूज हम एंटासिड बनाने में करते हैं, इनो बनाने में, डाइजीन की टेबलेट बनाने में, या आप ओब्लिक करके लिखेंगे कि पेट की एसिडिटी या पेट की अम्लीयता को दूर करने में कौन से बेस का यूज किया जाता है। तो आपको सीधा सा आंसर देना है, वो देना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसकी मैं एक रिएक्शन बता देता हूँ आपको थोड़ी सी कि कैसे होती। देखिए, जब आपके पेट में एसिडिटी ज़्यादा होगी, आपके पेट के अंदर जो आपका रिक्वायर्ड HCl था उससे ज़्यादा अमाउंट के अंदर HCl आपके स्टमक में सिक्रीट हो रहा है, तो आपके पेट में क्या होगा कि जब HCl की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो आप ऊपर से इनो लेते हैं। अब इनो के अंदर क्या है, इनो के अंदर सर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, MgOH होल ट्वाइस। जब HCl और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये एक एसिड है और ये एक बेस है। मैंने कई बार आपको बता लिया पहले भी कि जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करेंगे तो एक सोल्ट बनेगा। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और HCl जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो बनता है MgCl2, ये बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड। ये क्या है, ये एक सोल्ट बन गया सर, और प्लस आपके स्टमक में बढ़ जाएगा पानी, और जिससे कि आपकी एसिडिटी जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, आपको रिलीफ महसूस होगा। आपको दो बातें ध्यान रखनी है कि इनो खाने से या डाइजीन की टेबलेट लेने से हमारे पेट के अंदर स्टमक में जो एसिड था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो साल्ट बन जाएगा, और उसके साथ कुछ मात्रा के अंदर पानी जो है उसकी मात्रा हमारे पेट में बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये सबसे पहला बेस था जिसका नाम था MgOH होल ट्वाइस, या जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, या जिसको कहते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हमारा अगला 2 नंबर के ऊपर जो बेस होगा वो होगा ZNO, इसको कहते हैं, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड। इसको लिखते हैं जिंक ऑक्साइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है केमिस्ट्री का। अगर आपने एसिड बेस और साल्ट नहीं पढ़ा, खास करके वो बच्चे ध्यान दें जिनको SSC का पेपर देना है या जिनको NTPC RRB NTPC का पेपर देना है, वो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। ऐसे तो ये सारे के सारे साइंस का सिलेबस अलग अलग पेपरों के लिए अलग अलग नहीं होता प्यारे दोस्तों, सभी के लिए एक जैसा सिलेबस है और सभी के अंदर यही सिलेबस पूछा जाता है। बशर्ते सिर्फ इतना है कि ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा पेपर दे रहे हो। अगर आप पेपर RPF का दे रहे हो, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का दे रहे हो, इसका मतलब उसके अंदर आपसे कम डीप पूछा जाएगा। अगर आप NTPC का दे रहे हो तो थोड़ा सा और ज़्यादा डीप आपसे पूछ लिया जाता है। आप CPO का दे रहे हो, CGL का दे रहे हो, जो भी XYZ जिस भी टाइप का एग्जाम दे, तो साइंस का सिलेबस या GK के सिलेबस की मैं बात करूँ तो लगभग सारा का सारा एक जैसा ही सिलेबस ही रहता है। इसको कहते हैं जिंक ऑक्साइड, और इसी का दूसरा नाम जिंकाइट भी है। इसको जिंकाइट भी कहते हैं, इसके नाम कई हैं, इसको हिंदी में भी लिख लें आप। इसको जिंकाइट कहते हैं सर, और एक इसको कहते हैं फ्लावर ऑफ जिंक। फ्लावर ऑफ जिंक
हिंदी में लिखेंगे इसको जस्ते का फूल। ये बहुत बार पूछा गया है पेपर के अंदर। इस जिंक का वो कौन सा मतलब एक कंपाउंड है जिसको हम जिंक ऑक्साइड के नाम से या जस्ते का फूल कहते हैं, तो आपका सीधा सा जो आंसर होगा वो होगा जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड यानी कि जिंक धातु जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक ऑक्साइड बनाती है, और जिंक ऑक्साइड इज अ बेस, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये किसका एक एग्जाम्पल है? एक बेस का एग्जाम्पल है। इसको जिंकाइट भी कहते हैं, इसको जस्ते का फूल भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है इसके यूज़ कहाँ होते हैं सर, तो आपको यूज़ अगर इसके ध्यान रखने हैं तो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट यूज जो है इसका वो ये है कि सर ये जितने भी एंटी टैनिंग क्रीम होती हैं, एंटी टैनिंग क्रीम बनाने में एंटी टैनिंग क्रीम का मतलब है जितनी भी धूप से बचने की क्रीम है, धूप से बचने की क्रीम जो बनाई जाती हैं उन सभी के अंदर कौन से बेस का यूज़ किया जाता है, तो उन सभी के सारे जो प्रोडक्ट होते हैं एंटी टैनिंग क्रीम के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन सभी के अंदर हम जिंक ऑक्साइड का ही यूज़ करते हैं। दूसरी बात, कई बार पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि जिंक ऑक्साइड का यूज और कहाँ करेंगे, तो सबसे बड़ा यूज़ तो देखिए यही है। आपने कई बार देखा भी होगा कि जैसे हमारे जो क्रिकेटर लोग होते हैं वो ज़्यादा जब धूप होती है तो अपने चेहरे के ऊपर, स्किन के ऊपर क्रीम सी लगा के आते हैं, ठीक है। तो एंटी टैनिंग क्रीम होती है जो उन्हें धूप में काला होने से बचाती है, उनको धूप से बचाती है। दूसरा इसका यूज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर। 2 नंबर यूज़ आप लिखेंगे कि जो नकली दांत होते हैं, आर्टिफिशियल जो टीथ होते हैं, वो जिस पाउडर के बनाए जाते हैं वो पाउडर जिंक ऑक्साइड का ही होता है। नकली दांतों को बनाने में प्रयोग किया गया जो पाउडर होता है वो जिंक ऑक्साइड से ही बनाया जाता है। तो इसके 2 मेन यूज़ मैंने आपको बताए। सबसे पहला यूज़ मैंने आपको इसका बताया कि इससे हम एंटी टैनिंग क्रीम बनाते हैं। दूसरा मैंने आपको बताया कि नकली दांतों को बनाने के लिए जिस पाउडर का यूज़ किया जाता है, जो आर्टिफिशियल टीथ होते हैं, वो जिस पाउडर से बनाए जाते हैं वो जिंक ऑक्साइड का है। और तीसरा आप इसके बारे में विशेष बात ध्यान रखेंगे कि एक एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल की तरह काम करने वाली चीज़ है। जिंक ऑक्साइड जो है वो काम करता है एज ए एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। एम्फोटेरिक का मतलब होता है उभयधर्मी अणु की तरह, उभयधर्मी अणु की तरह काम करता है। और उभयधर्मी किसको कहते हैं? जैसे हम बायोलॉजी के अंदर या जूलॉजी में एक बात पढ़ते हैं, वर्ड आता है एम्फीबियन, जिसको कहते हैं उभयचर, यानी कि ऐसे प्राणी जो ज़मीन के अंदर ऊपर भी रह लेते हैं और जो पानी में भी रह लेते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से उभयधर्मी का मतलब ये होता है कि सर ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनके पास बेस की क्वालिटी भी होती है और जिनके पास एसिड की क्वालिटी भी होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल की तरह कौन सा पदार्थ बिहेव करता है, तो आपको आंसर इसका सीधा सा देना है कि उसमें हम जिंक ऑक्साइड का यूज जो है वो करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को जिंकाइट भी कहते हैं सर, इसको फ्लावर ऑफ जिंक यानी कि जस्ते का फूल भी कहते हैं। तीसरी बात इसमें मैंने आपको एक और बताई कि इसका यूज़ हम करते हैं एंटी टैनिंग क्रीम बनाने में, इसका यूज़ हम करते हैं नकली दांतों को बनाने के लिए जिस पाउडर का यूज़ किया जाता है वो पाउडर बनाया जाता है सर इससे। और तीसरा ये बिहेव करता है एज ए एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल। चलिए अगले बेस की तरफ हम बढ़ते हैं। 2 बेस आपको इकट्ठे में बता देता हूँ। एक होता है जिसको कहते हैं CaO, यानी कि इसको कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, और दूसरा होता है जिसको कहते हैं CaOH होल ट्वाइस, इसको कहते हैं हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखिए इन दोनों के अलग अलग नाम हैं और ये आपको बखूबी याद करने पड़ेंगे। अगर आप इनको याद नहीं करोगे तो आपको कहीं ना कहीं पेपर में कंफ्यूज कर देंगे, और अगर आप कंफ्यूज हो गए तो जाहिर सी बात है कि आपका वो 1 नंबर जो है आपके हाथ से चला जाएगा। तो CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड भी एक बेस होता है, CaOH होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी एक बेस होता है। इन दोनों के अलग अलग नाम है और दोनों के अंदर विशेष प्रकार का फर्क मैं आपको बताऊंगा जो कि आपको मेरे साथ साथ ध्यान रखना है।
पहला फर्क इनके अंदर है, इसको हम क्या बोलते हैं सर? इसको देखिए, एक इसका केमिकल जो नेम हो गया वो कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, क्योंकि कैल्शियम एक एलिमेंट है, उसका ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड एक बेस है। उसको जब हमने कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में डाल दिया तो CaOH का होल ट्वाइस बन गया। इसको कहते हैं सर क्विक लाइम। पहला मेन डिफरेंस हिंदी में लिखेंगे बिना बुझा चूना। ऐसा कौन सा केमिकल है जिसको हम क्विक लाइम के नाम से जानते हैं? तो आंसर देना है कि सर वो CaO यानी कि वो कैल्शियम ऑक्साइड है। और इसको हम कहते हैं सर क्या? इसको हम कहते हैं स्लैक्ड लाइम। स्लैक्ड लाइम के नाम से हिंदी में लिखेंगे, इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। यानी कि जब हम इस क्विक लाइम को पानी के अंदर डाल देंगे तो CaOH होल ट्वाइस यानी कि वो स्लैक्ड लाइम हो जाएगा, वो बुझा हुआ चूना हो जाएगा। मैं एक छोटी सी रिएक्शन आपको बता देता हूँ। जब आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड को डालते हैं किसके अंदर? पानी में, तो ये CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 और प्लस यहाँ पे लिखेंगे आप हीट, ये इसके अंदर टूट जाएगा। तो ये तो बिना बुझा हुआ चूना है यानी कि क्विक लाइम है, और ये स्लैक्ड लाइम हो गया। पानी के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो CO2 गैस जो है वो इसके अंदर से निकलेगी और इसके अंदर से बहुत ज़्यादा मात्रा में हीट या बहुत ज़्यादा अमाउंट हीट की जो है वो बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वो पानी जो है वो गर्म हो जाएगा। और कई बार ये पेपर में क्वेश्चन पूछा भी जाता है, अगर चूने के पानी को कौन सी जो गैस है वो दूधिया कर देती है, तो आंसर उसका देना होता है आपको CO2 यानी कि कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ऐसा करने के काम आती है। अब आइए इनके यूज़ के ऊपर पढ़ेंगे, ये बातें मैं आपको बताऊंगा आगे चल करके जब हम बात करेंगे सीमेंट के बारे में, तो एक एक चीज़ें मैं आपको खोल करके इसके बारे में बताऊंगा। अच्छा, इसका यूज़ कहाँ करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का यूज करते हैं सर हम सीमेंट बनाने में, इसका यूज करते हैं सीमेंट बनाने में, और ये सीमेंट का सबसे प्रमुख घटक होता है। कई बार पेपर में क्वेश्चन आता है कि सीमेंट को बनाने में हमें किस चीज़ की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको आंसर देना है कि जब सीमेंट बनेगी तो सीमेंट को बनाने में सबसे ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ यूज़ की जाती है, यानी कि जिसका अमाउंट सबसे ज़्यादा होता है, मैक्सिमम होता है, वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड है। और कैल्शियम ऑक्साइड का अमाउंट जो है वो अप्रोक्सीमेटली सीमेंट के अंदर 50 से लेकर के 60% के आसपास का, 50 से लेकर के 60% के आसपास तक का होता है। ये क्या काम करता है सर सीमेंट में? अब सवाल ये भी तो आता है कि मैंने आपको ये बता दिया कि इससे हम सीमेंट बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में सवाल जरूर आया होगा कि ऐसा क्या काम ये सीमेंट के अंदर करता है, आखिर हम इसको सीमेंट में मिलाते ही क्यों हैं? तो देखिए, एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूँ। कैल्शियम ऑक्साइड मिनिमम 50% और मैक्सिमम 60% ही सीमेंट में मिलाया जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि ना तो हम इसको 50% से कम मिला सकते और ना ही हम इसको 60% से ज़्यादा सीमेंट में मिला सकते, क्योंकि आपने अगर इसको 50% से कम सीमेंट में मिला दिया तो आप उससे जो कंस्ट्रक्शन करेंगे, उस सीमेंट से जो आप मकान तैयार करेंगे या जो भी बिल्डिंग आप बनाएंगे, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, यानी कि उसका आप ये लिख सकते हैं कि मैं थोड़ी सी देसी भाषा में बोल दूं कि उसकी जो म्याद होगी, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, वो क्या रह जाएगी? वो कमज़ोर रह जाएगी। वक्त से पहले ही वो भवन या वो जगह या वो बिल्डिंग जो है वो जर्जर अवस्था के अंदर आ सकती है। और अगर आपने सीमेंट के अंदर 60% से ज़्यादा मात्रा के अंदर यूज़ कर लिया CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का, तो दीवारों के ऊपर क्रैकिंग होने की संभावना, यानी कि दरारें पड़ने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती है, दरारें पड़ जाती हैं। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। बाकी मैं जब सीमेंट के बारे में, हम केमिस्ट्री के अंदर एक अलग से टॉपिक है सीमेंट का, उसके ऊपर जब बात करेंगे तो ये बातें मैं आपको फिर उस समय बताऊंगा, लेकिन यहाँ पे आपको याद रखने के लिए में ज़्यादा सहूलियत होगी क्योंकि हम कैल्शियम ऑक्साइड के यूज़ पढ़ रहे हैं। 50% से कम नहीं मिला सकते। अगर हमने 50% से कम डाल दिया तो जो जिस भी चीज़ का निर्माण हम कर रहे हैं वो कमज़ोर साबित होगी, वो वक्त से पहले ढह जाएगी। और दूसरी 60% से ज़्यादा मात्रा में अगर हमने इसको यूज़ कर लिया तो क्रैकिंग यानी कि दीवारें क्रैक होने की, दरारें आने की संभावनाएं दीवारों के अंदर ज़्यादा होती है। चलिए, इसको क्या कहते हैं सर? ये तो ठीक है, सीमेंट बनाने में यूज़ होता है, इसको स्लैक्ड लाइम कहा जाता है, इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं। दूसरी बात इसके बारे में, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बारे में आपको एक बात और याद रखनी है। ये
पेपर में कई बार आता है, जैसे चूना खाने का भी होता है ना, पान वान की दुकान पे जब जाते हैं तो कहते हैं कि पान में चूना लगाना। अब वो चूना कौन सा हो सकता है? चूने दो होते हैं, चूना लगाने का भी होता है और चूना खाने का भी होता है। कोई किसी के पैसे वैसे लेके भाग जाए तो कहेंगे कि यार मुझे चूना लगा गया। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये ईटेबल होता है, ईटेबल यानी कि खाने योग्य। अब यहाँ पे आपको एक बात ये पता लगी कि अगर हमारे पास दो टाइप के चूने हैं, जिसमें से कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो हम उसमें से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को खा सकते हैं। दूसरी बात, आप सब जानते हैं कि हमारे घरों में कलई करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहले समय में, आजकल तो पेंट वगैरह आ गए, ज़रूरत ही नहीं पड़ती कलई करने की, है ना। एशियन पेंट है, बहुत सारे पेंट आ गए आजकल। लेकिन पहले घरों के अंदर दिवाली होली के अवसर के ऊपर जब पेंट करने की बात आती थी, जब घर को कलरफुल बनाने की बात आती थी, तो हम भाग करके क्या लेके आया करते घर में? चूना। और आकर के उसके पानी, एक ऐसा मटका देखो घर में जो अनयूज्ड है, जिसका यूज नहीं हो सकता, उसमें पानी डालो, उसमें वो कली जो है उसको डाल दो और कुछ देर के बाद वो उसके अंदर पानी में भीग करके तैयार हो जाया करती। फिर पूरे के पूरे घर को उससे पोत दिया जाया करता, यानी कि फिर उससे हम उसको घर को कलई कर सकते थे। तो एक बात आपको ये ध्यान रखनी। और दूसरी बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, वो बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो आंसर देना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके ही हम, मतलब मैं आपसे कहूँ कि इसका यूज़ करके ही हम हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के अंदर चेंज कर सकते हैं। ये टॉपिक भी आगे आएगा जब हम हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे कि हार्ड वाटर क्या होता है और सॉफ्ट वाटर क्या होता है, क्या क्या इसमें डिफरेंस है। यहाँ पे सिर्फ आप इतना याद करेंगे कि कठोर जल को मृदु जल में या सॉफ्ट वाटर में चेंज करने के लिए हम जिसका यूज़ करते हैं वो कौन सा है, वो यही होता है। या हम लिख सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ही यूज उसके अंदर हम करेंगे बखूबी। चलिए इससे आगे की बात करते हैं। बहुत अच्छा नज़र आ रहा है मुझे तो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको भी बहुत क्लियर दिखेगा। और साथ साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और भी है, इस वीडियो को शेयर किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। मैं देखता हूँ कि बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं इसके ऊपर। बहुत सारे बच्चों की ये भी कमेंट आते हैं कि सर आप वीडियो जल्दी जल्दी डालिए, एक दिन में एक डालिए। कई सारे बच्चे कहते हैं कि टॉपिक आप बहुत लंबा खींचते हो, कम समय में इसको कंप्लीट करवाने की कोशिश करिए। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि मेरा मकसद कभी नहीं होता कि मैं सिर्फ टॉपिक को कंप्लीट करवा दूँ और अपनी बात को वहीं पे ख़त्म कर दूँ। मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपको जितना पढ़ाऊँ ऐसा पढ़ाऊँ कि आप ज़िंदगी में कभी उसको भूलें ना। चलिए, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दो बेस यहाँ पे मैंने आपको लिखवाए हैं, ये बहुत ज़रूरी है आपको याद करने। अगला जो बेस है हमारा वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगला जो हमारा बेस है उसका नाम है NaOH, नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं भाई। जिस तरीके से HCl के बारे में मैंने आपको बताया था, और मैंने आपको ये बताया था कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा एसिड है जिसकी pH वैल्यू 0 होती, तो वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया होगा कि वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड था। तो यहाँ पे आपको इसके बारे में ध्यान रखनी है कि इसकी जो pH वैल्यू है वो होती है 14। तो 14 है, तो यहाँ पे आपको ये बात भी ध्यान रखनी पड़ेगी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस के अंदर आता है सबसे प्रबल क्षार। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि कौन से क्षार को हम सबसे प्रबल क्षार कह सकते हैं, या कौन सा क्षार ऐसा होता है, कौन सा बेस ऐसा होता है जिसकी pH वैल्यू मैक्सिमम होती। अच्छा, इसी को NaOH को, इसके बारे में क्वेश्चन और भी आता है। इसी को हम कहते हैं कास्टिक सोडा। अब सोडे की बात आ गई तो दो तीन बातें मुझे इकट्ठे आपको बतानी पड़ेंगी, क्योंकि सोडे जो है ना 1, 2 और 3 टाइप के होते हैं। सोडे जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक कास्टिक सोडा होता है, एक सोडा ऐश होता है, और एक सोडियम बाइकार्बोनेट होता है जिसको खाने का सोडा बोलते हैं। एक खाने का सोडा होता है, एक कास्टिक सोडा होता है, एक धावन सोडा होता है जिसको धोने का सोडा बोलते हैं। अलग अलग सोडों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले यहाँ पे मैं बता दूँ, कास्टिक सोडा इसका यूज किया जाता है साबुन बनाने में।
साबुन बनाने में, और ब्रैकेट में लिखेंगे कौन से साबुन, कपड़े धोने के। कपड़े धोने के जो साबुन होते हैं, जो हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, जो फैटी एसिड होते हैं, उसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। आपने देखा होगा ना, कभी गलती से साबुन को चख लिया हो, या वो बहुत ज़्यादा बिटर होता है, कड़वा होता है टेस्ट में। क्यों कड़वा होता है? क्योंकि उसकी पीएच वैल्यू, उसके अंदर हमने यूज़ किया है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उसको बनाने में, जिसकी पीएच वैल्यू मैक्सिमम होती है, यानी कि 14 जिसकी पीएच वैल्यू होती है। तो कास्टिक सोडा भी इसको हम कहते हैं। देखिए, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में, कपड़े धोने के, और एक होता है KOH, इसको लिखते हैं पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, इसका यूज हम करते हैं नहाने के साबुन बनाने। नहाने के जो साबुन होते हैं उनको बनाने में हम पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, जबकि कपड़े धोने के जो साबुन होते हैं उसको बनाने में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। चलिए हम सोडो की बात कर लेते हैं थोड़े से, 2-3। देखिए, मैंने कहा कि सोडे 2-3 टाइप के होते हैं भाई। सबसे पहले लिखेंगे हम, सबसे पहला जो सोडा है वो लिखेंगे बेकिंग सोडा। देखो यहाँ पे आप हेडिंग डालिए सोडा, और सबसे पहले लिखेंगे बेकिंग सोडा, ब्रैकेट में लिखेंगे खाने वाला सोडा, या जिसको हम कहते हैं मीठा सोडा। अपने घरों में भी कई बार आपने देखा होगा यूज होता है, जब कोई ओकेज़न हो, जब घर में पूरी वगैरह बनानी हो ना, तो उसमें थोड़ा सा हल्का सा डाल दिया जाता है ताकि फुलावट बड़ी आ जाए। ओके, तो देखिए बेकिंग सोडा या जिसको खाने वाला सोडा कहते हैं, सबसे पहले तो आपको इसका सूत्र यानी कि केमिकल जो फॉर्मूला है वो याद होना चाहिए, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। ये बहुत बार पूछा जाता है, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट है बेकिंग सोडा। चीज़ों को फ्लूपी करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। चीज़ों को फ्लूपी करने में, फ्लूपी हिंदी में लिखेंगे चीज़ों को फुलाने में, डबल रोटी को फुलाने में यूज करते हैं, है ना। केक जो होता है उसको प्रिजर्व करने में, एक इसका यूज है केक प्रिजर्व करने में, केक को फुलाने में लिख लो, या फिर लिखो कि सुरक्षित रखने में, सुरक्षित रखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है सर। केक को सुरक्षित रखने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कौन से सोडे का? तो बेकिंग सोडे का। चीज़ों को फ्लूपी यानी कि चीज़ों के अंदर फुलावट लाने के लिए भी यूज़ किया जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। तीसरा, आपको याद होगा जब मैंने आपको H2SO4 एसिड के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि जो फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं, यानी कि जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं ना, आग बुझाने वाले सिलेंडर जो होते हैं उनके अंदर भी पहले टाइम में इसका यूज किया जाया करता भाई। सिलेंडरों में प्रयोग होता था पहले समय में, आज के समय में नहीं। मॉडर्न टाइम की या प्रेजेंट टाइम की बात मैं नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पुराने समय में। मैंने आपको बताया होगा, याद होगा कि उसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं। बाहर वाले चैम्बर के अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट भरा जाता है, अंदर वाले चैम्बर के अंदर H2SO4, और जब दोनों एक साथ निकलेंगे तो क्या बनता है? उसमें CO2 गैस भी बनेगा और पानी भी बनेगी। मैंने आपको प्रक्रिया पढ़ाई थी जब मैंने आपको H2SO4 बताया था, तो आपको वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आग बुझाने वाले सिलेंडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, इसका एक यूज़ होता है, इसको हम एज ए एंटासिड भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यूज्ड एज ए एंटासिड, यानी कि अगर आपके पेट में एसिडिटी होगी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, आपके पेट में अगर एसिडिटी होगी और आपके घर के अंदर इनो की पैकेट नहीं है, इनो की पुड़िया नहीं है, तो अगर आपके घर में मीठा सोडा है तो उस मीठे सोडे को या बेकिंग सोडे को लीजिए, हल्का सा थोड़ा सा उसको पानी में डालिए, घोल करके पीजिए, वो भी आपकी एसिडिटी को ठीक कर देगा। तो इसका यूज भी हम एज ए एंटासिड यानी कि प्रतिअम्ल के रूप में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। प्रतिअम्ल के रूप में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन से सोडे का? बेकिंग सोडे का। दूसरी बात ये है, इस सोडे से कई बार घरों के अंदर जब पेंट वगैरह हम करते हैं, जब पेंट वगैरह करते हैं तो कपड़ों के ऊपर जो पेंट के छींटे पड़ेंगे तो जाते नहीं, बड़े जिद्दी दाग होते हैं। तो पेंट के जो दाग धब्बे हटाने पड़ते हैं ना, पेंट के धब्बे हटाने में
प्रयोग किया जाता है कौन सी चीज़ का, यूज़ किया जाता है कौन सी चीज़ का? सर बेकिंग सोडे का। बेकिंग सोडे का इस्तेमाल 4 जगह मैंने आपको लिखवा दिया। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि केक को फुलाने में, चीज़ों को फ्लूपी करने में, आग के सिलेंडर बुझाने में, फिर पेंट के धब्बे हटाने में, एज ए एंटासिड हम इसका यूज कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें आपको NaHCO3 के बारे में ध्यान रखनी है। दूसरा आप लिखेंगे सोडा ऐश। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और साथ साथ आप इसको नोट भी कर रहे होंगे। दूसरा लिखेंगे, दूसरा सोडा लिखते हैं सोडा ऐश, और सोडा ऐश को हिंदी में बोलते हैं धावन सोडा। धावन सोडा, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है Na2CO3 × 10H2O। इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि इसके अंदर 10 जो मॉलिक्यूल हैं वो पानी के हैं। देयर आर 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, देन वी कैन से इट इज़ हाइड्रेटेड। ये पहले लगाना पड़ेगा। हम इसको सोडियम कार्बोनेट सीधा बोल देते अगर 10H2O ना होता तो, लेकिन अगर पानी के 10 मोल इसके साथ कनेक्ट हैं तो हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट इसको हम बोलने का कष्ट करेंगे। और ये आपको भी ध्यान रखना। ये छोटी छोटी बातें आपके स्तर को, आपके लेवल को ऊंचा लेकर के जाएंगी कहीं ना कहीं। तो सोडा ऐश जो होता है उसको सोडियम बाइकार्बोनेट के नाम से धावन सोडा इसको कहा जाता है। इसका एक मुख्य यूज ये है सर कि इसका यूज हम डिटर्जेंट बनाने में करते हैं। जितने भी डिटर्जेंट पाउडर होते हैं बनाने में, फेना हो, घड़ी हो, रिम बार हो, XYZ जिस भी टाइप, रिम बार तो शायद बर्तनों का आता है, होगा और कोई, तो जितने भी डिटर्जेंट पाउडर जो बनाए जाते हैं वो सारे के सारे उनको बनाने में हम सोडियम बाइकार्बोनेट का ही यूज करते हैं। और तीसरा जो मैंने आपको सबसे थोड़ी सी देर पहले बताया था, कास्टिक सोडा, और ये होता है NaOH। pH वैल्यू होती है सर 14, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है। यूज़ कहाँ होता है कास्टिक सोडे का? कपड़े धोने वाले साबुन, कपड़े धोने वाले साबुन बनाने में सर इसका हम यूज़ करते हैं। और मैंने कहा था कि अगर हमें नहाने के साबुन बनाने हैं, नहाने के साबुन अगर आपको बनाने हैं तो उसमें आप सोडियम का यूज नहीं कर सकते, बल्कि उसके लिए आप पोटाशियम का यूज़ करेंगे, यानी कि पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का यूज हम उसके अंदर करते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं मानता हूँ कि आपका जितना भी बेस का कंटेंट था वो मैंने आज क्लियर कर दिया है। ये बेस आपके पूरे हो गए। थोड़े से कुछ और इसके सोल्ट बचते हैं, उसके बारे में हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तो एक तो भाई इन वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि ज़्यादा व्यू आएंगे, ज़्यादा बच्चों के कमेंट आएंगे तो हमारा भी मन करेगा पढ़ाने के लिए। काफ़ी सारे इतने आलसी होते हैं, वीडियो को पूरी तो देख लेते हैं, फिर कहेंगे छोड़ नहीं यार, क्यों व्यू बढ़ाए। ऐसा नहीं करना। आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि जल्दी आपकी शिक्षा का जो स्तर था, या आपकी शिक्षा का जो भी मतलब एक रेगुलर आपकी दैनिक जीवन का हिस्सा था, वो हिस्सा वापस जल्दी से जल्दी समय लौट करके आए और आप वापस अपनी शिक्षा के अंदर कार्यरत हो जाएं। आप लगन से मेहनत करें, यही हमारी आशा है, यही उम्मीद है। और किसी स्टूडेंट को या जितने बच्चों के मन में ये है कि जनरल नॉलेज के और जो विषय हैं, जैसे आप हिस्ट्री की बात करें, पॉलिटिकल साइंस की करें, जियोग्राफी की करें, इकोनॉमिक्स की, या जो विविध कंटेंट है उसमें से अगर किसी को वीडियो वगैरह चाहिए, आप कोई ऐसा चाहता है कि साइंस के अलावा भी हमें वीडियो दी जाए, तो प्लीज़ कमेंट। ओके, बाय बाय, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना कीमती समय देने के लिए, हम आपके आभारी हैं। थैंक यू सो मच।